ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा या पानी। अभिवादन स्वीकार करिए आपके अजीज दोस्त सुरेश का। मैं एक बार पुनः हाजिर हूँ रेडियो कहानी पर। रेडियो कहानी में आज की कहानी है एक ऐसे गुमनाम देशभक्त की देश की खातिर, अपने वतन की खातिर कितनी कठोर यातनाएं झेली, परंतु देश ने उनसे मुंह मोड़ा। जी हाँ, आज की कहानी है द ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की, जिन्हें जासूस की दुनिया में सबसे उम्दा और दिलेर जासूस माना जाता है। तो बने रहिए आज की इस कहानी पर। युवा अवस्था एक प्रलयंकरकारी तूफान है। जवानी आते ही खून में उबाल आने लगता है। देश प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हर प्रेम से बढ़कर होता है। इसीलिए तो लाखों युवाओं अपने मातृ वतन के लिए सर पे कफन बांध कर चल पड़ते हैं। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही देशभक्त की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसने अपनी मिट्टी के लिए हजारों यातनाएं झेली। इस भक्ति को कभी डिगने नहीं दी। कांटे की चाबुक उनके शरीर के सारे खून पी गया, पर देशभक्ति की जुनून को तोड़ नहीं पाई। मात्र 23 वर्ष की उम्र में, जो युवाओं का खेलने खाने का उम्र होता है, उन्होंने देशभक्ति को चयन किया और सारी खुशियाँ छोड़कर मौत के मुंह में चला गया। परंतु जिस देश के लिए खामोशी से उन्होंने मौत को आलिंगन कर लिया, उसी देश की ना मिट्टी मिली, ना देश का साथ मिला। यहाँ तक कि इस देश ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की। कहते हैं जासूस की दुनिया में सबसे दिलेर और जांबाज कोई जासूस था तो वह रविंद्र कौशिक था, और जिसने खामोशी से मौत को अपना लिया, परंतु देश के साथ कभी गद्दारी नहीं की। लेकिन देश ने उसका साथ छोड़ दिया। रविंद्र कौशिक के बारे में हमें, आपको और पूरे देश को जानना चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरी देखें। गंगानगर राजस्थान। श्री गंगानगर की माटी ने अनेकों नगीने उगले हैं, पर इस मिट्टी को धन्य कर गया, इस मिट्टी को अमर कर गया, जिसके जन्म से गंगानगर की धरा पावन हो गया। ऐसा वीर सपूत की कहानी है आज की कहानी। द ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक का जन्म इसी गंगानगर राजस्थान भारत में हुआ था। आज़ादी के 5 वर्ष बाद 11 अप्रैल 1952 में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। खेल गुजरा। चूँकि पिता वायुसेना में थे, तो देशभक्ति इनके खून में थी। बचपन से खेल और एक्टिंग का बड़ा शौक था। उन्होंने जवानी कई थिएटर में काम भी किया, क्योंकि इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था। कहते हैं उनका शक्ल विनोद खन्ना से मिलता था। ऊँट के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ये बात रविंद्र कौशिक साहब में फिर बैठती है। बात 1975 की है, जब लखनऊ में रविंद्र कौशिक का एक शो था, जिसमें वो एक भारतीय सैनिक का रोल निभा रहे थे, जिसकी कहानी 1965 चीन युद्ध का थीम था। भारत और चीन के युद्ध में एक सैनिक, जिसको चीनी सैनिक पकड़ ले जाते हैं और उसे भारतीय जानकारी लेने के लिए बहुत सारी यातनाएं देते हैं, और इसी कहानी के थीम पर रविंद्र कौशिक उस सैनिक का रोल निभा रहे थे। यह रोल बखूबी से और इतने उम्दा निभा रहे थे कि वहाँ बैठे सभी दर्शक दीर्घा मंत्रमुग्ध हो गए। दोस्तों, वही दर्शक दीर्घा में बैठा खुफिया विभाग के कुछ अधिकारी भी
इस शो को देख रहे थे। कहते हैं रा की नज़र इन पर पहले से थी, क्योंकि वो एक्टिंग अच्छा किया करते थे और ऐसे लोगों को रा प्राथमिकता देता है जो बॉर्डर के रहने वाले हों, और गंगानगर पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। दोस्तों, रा की पारखी नज़र रविंद्र कौशिक को पहली ही नज़र में पढ़ लेती है और रविंद्र कौशिक के अंदर देश प्रेम कितना है यह टटोलने में कामयाब हो जाती है। अंततः शो के ख़त्म होते ही उनसे रा के अधिकारी मिलते हैं। शो ख़त्म होते ही रा के अधिकारी उन्हें एक कक्ष में ले जाते हैं और उन्हें काम के सिलसिले में दिल्ली बुलाते हैं। अंततः दिल्ली पहुंचने के बाद रविंद्र कौशिक साहब को पूरी कहानी बताया जाता है और जासूसों की तमाम कहानियां सुनाई जाती हैं। देशभक्ति की बहुत सारी कहानियां कौशिक साहब को बताई जाती हैं, क्योंकि कौशिक साहब के अंदर पहले से ही देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके साथ साथ वो शर्त भी बताए जाते हैं जिसको उन्हें पूरा करना होता है, अर्थात अगर जासूसी करते पकड़े गए तो न रा न भारत सरकार आपको पहचानेगी, न आपको किसी तरह से मदद करेगी। और यह बात सभी से छुपाकर रखना, ये सारे शर्त थे। परंतु कौशिक साहब की देशभक्ति के सामने ये सारे शर्त फीके पड़ गए और रविंद्र कौशिक पहली ही बार में हामी भर दी। अपनी रियल लाइफ को अब रियल लाइफ में उतारने का समय आ गया था। रविंद्र कौशिक खुशी खुशी घर आए और पूरे घर वाले इस बात से बेखबर थे। वो क्या करने जा रहा था, कहाँ जा रहा था, इसकी भनक भी उनके घर वालों को नहीं थी। उन्हें तो अपनी देशभक्ति का जुनून सर चढ़ कर बोल रहा था। आखिरकार उनकी ट्रेनिंग अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली में हुआ। खाने पीने के तौर तरीके से लेकर पूरी दिनचर्या की हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ट्रेनिंग दिया गया। भाषा से लेकर बोलचाल, चलना फिरना और एक मुसलमान को किस तरह से दुआ सलाम करना है, कुरान शरीफ, इस तरह से बहुत सारे चीज़ों के बारे में उनको ट्रेनिंग दिया गया, क्योंकि उनको पाकिस्तान एक मुस्लिम बनाकर भेजना चाहता था। उनकी पहचान न हो सके जिसके लिए खतना भी कराया गया। फिर पाकिस्तान सहित 6-7 देशों में ट्रायल के तौर पर उन्हें बाकायदा एक जासूस के रूप में भेजा गया और वो सभी ट्रायल में रविंद्र कौशिक साहब सफल हुआ। उसे लंबे समय के लिए पाकिस्तान भेजना चाहता था, इसलिए 1977 में वह पाकिस्तान की सरजमी पर जा घुसा। अपनी सारी पहचान और सारी जानकारियां भारत की इस मिट्टी पर दफन कर रविंद्र कौशिक से नबी अहमद साकिर बन गया और अपनी भारत माँ के लिए मौत के साये में जा उतरा। पाकिस्तान जाते ही वह कुछ दिनों बाद वहीं कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लॉ की डिग्री लेने के बाद किस्मत ने उनका बहुत साथ दिया। एक दिन सेना भर्ती के लिए इश्तिहार निकला और रविंद्र कौशिक साहब उस भर्ती के लिए अप्लाई कर दिए। किस्मत ने साथ दिया, वह चयन भी हो गया। इस तरह से यह उपलब्धि एक जासूस के लिए बड़ी ही उपलब्धि मानी गई, क्योंकि जासूस की दुनिया में ऐसा शायद होता है कि कोई उसी सेना में घुस जाए जिसकी वह जासूसी करने गया है। प्रमोशन पाते पाते मेजर के पद तक पहुंच गया, जहां से वह बहुत अच्छी जानकारी भारत और भारत सरकार को देने लगे। इसी बीच सेना के ही एक अधिकारी की बेटी से उन्हें प्यार हो जाता है, जिसका नाम था अमानत। उनसे शादी भी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम आरिफ था। 5 वर्ष बीत गया। इसी बीच अपने छोटे भाई का शादी
इधर भारत में था और रविंद्र कौशिक साहब चाहते थे कि वो अपने भाई की शादी पर भारत आए। राय ने उसकी आने का बंदोबस्त किया और छुट्टी मनाने के नाम पर वह सऊदी अरब, दुबई से चोरी छुपे भारत आया और भारत की जमीन पर 1981 में अपना कदम रखा। अपनी इस मिट्टी से अनन्य प्रेम करता था रविंद्र कौशिक और इधर उनके परिवार वाले भी बहुत ही परेशान थे क्योंकि इतने दिनों तक रविंद्र कौशिक का कोई अता पता नहीं था। घर में छोटे भाई का शादी था तो घर वाले उनके भी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये सच्चाई बता दी कि वो शादी कर चुका है। उन्होंने बताया कि दुबई में एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से वो शादी कर लिया है जिसे वो पसंद करता है। ये बात घर वाले को ज़रूर सदमा देती है, परंतु देशभक्ति के लिए कौशिक साहब की जो बलिदान है सामान्य शब्दों में बताना मुश्किल होता है। दोस्तों, शादी खत्म होते ही रविंद्र कौशिक अपने परिवार से, अपनी इस मिट्टी से, अपने वतन से विदा लेता है। यह उनकी आखिरी विदाई थी। इस मिट्टी से, इस देश से, इस परिवार से जिसको वो अटूट प्यार करता था, जिसकी रक्षा का वचन लेकर वो अपने सब कुछ छोड़ चला था। भारत का लाल आखिरकार उसी रास्ते से वापस पाकिस्तान चला जाता है। तभी कहानी में एक बहुत बड़ी मोड़ आती है। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1983 अप्रैल का महीना था। राय ने एक और जासूस को पाकिस्तान भेजने के लिए तय किया। वो कुछ ही समय के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए पाकिस्तान भेजा इनायत मसीह और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रविंद्र कौशिक तक पहुंचाना था और कुछ संदेश पहुंचाना था। दोस्तों, इनायत मसीह जैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर को पार करता है, बॉर्डर के करीब ही उन्हें पाकिस्तानी सैनिक पकड़ लेते हैं और पाकिस्तानी सैनिक की टार्चर से इनायत मसीह टूट जाता है और अपनी सारी सच्चाई उन सैनिकों को बता देता है कि वह कौन है, कहाँ जा रहा है और किससे मिलने जा रहा है। जिससे मिलने जा रहा है वह पाकिस्तान सेना का एक अधिकारी है और भारत का जासूस है जिसका नाम नबी अहमद साकिर है। यह संदेश सुनते ही पाकिस्तानी सेना के पैरों तले जमीन खसक जाती है। फिर पाकिस्तान सेना चाल चलती है और उनको तय समय में, तय दिनांक में उस जगह पर भेजा जाता है। शुक्रवार का दिन था और जिन्ना गार्डन में मुलाकात तय हुआ। नबी अहमद साकिर उर्फ रविंद्र कौशिक और इनायत मसीह जिन्ना गार्डन में मिलते हैं, बातचीत होती है और जैसे ही उस ज़रूरी कागजात का आदान प्रदान होता है, वहाँ छिपे पाकिस्तानी सैनिक रविंद्र कौशिक को पकड़ ले। फिर शुरू होता है जुल्म और सितम का दौर। दोस्तों, ऐसा अत्याचार जो रूह कांप जाए। अच्छे अच्छे देशभक्ति भी दम तोड़ दे। जुल्म की सारी हदें पार कर दी पाक सेना ने। बर्फ की सिल्ली पर लेटाना, उल्टा लटकाकर रखना, बिजली के झटके, अंधेरे कमरे में कई दिनों तक रखा गया। हाथ पैर बांधकर इस कदर खड़ा कर दिया गया कि नींद तो आए पर सो नहीं सकते। भूखा प्यासा रखा गया, परंतु रविंद्र कौशिक की देशभक्ति की चादर इतनी मजबूत थी कि पाक सेना के जुल्म सितम उसे फाड़ न सकी। उसके जिस्मों की छल्ली कर दिया गया, परंतु उसका विश्वास तोड़ न सका। दोस्तों, रविंद्र कौशिक साहब भारत माँ को किया गया वादा नहीं तोड़ा।
वह जुल्म सहते रहा, परंतु उन्होंने अपना जुबान नहीं खोला। पाकिस्तानी सैनिक बार बार एक ही बात पूछते कि वो कौन कौन सी खुफिया जानकारी भारत को पहुंचाई है, परंतु रविंद्र कौशिक साहब ने अपनी भारत माँ से किया हुआ कोई भी वादा नहीं तोड़ा। इधर रविंद्र कौशिक साहब की पत्नी अमानत को जब यह बात पहली बार पता चलती है कि जिससे उसने प्यार किया, उन्हें दिल दिया और जिसे शादी रचाई, वह एक जासूस निकला और वो भी हिंदू। दोस्तों, अमानत को बहुत ही धक्का लगा, सदमा लगा, वो सहम सी गई। अमानत केवल एक ही बार रविंद्र कौशिक को मिलने के लिए सियालकोट जेल में अपने बेटे के साथ आती है। उसके बाद दोबारा पलट कर कभी नहीं आई। कहते हैं उन पर भी जुल्म ढाए गए। इधर रविंद्र को कई अलग अलग जेलों में रखकर जुल्म ढाया जा रहा था। उसी बीच कौशिक साहब की कई खत अपने देश और अपने परिवार को लिखे। उन्हें विश्वास था कि भारत सरकार उन्हें जरूर छुड़ा ले जाएंगे, पर ये सारे खत केवल एक संदेश बनकर रह गया। इसी में से एक खत उसके परिवार तक भी पहुंचती है और यह खत उनके पिताजी के हाथ लगता है। दोस्तों, किस्मत का खेल देखे, उसके पिताजी को जब पता चलता है कि वह पाकिस्तान के जेल में है और उन्हें फांसी की सज़ा हो गई है, यह पढ़ते ही वो सदमे से उनकी मौत हो जाती है और ये बात परिवार के किसी को, अन्य सदस्य को पता नहीं चल पाता। कुछ दिनों बाद वह खत परिवार के किसी अन्य सदस्य के हाथों लग जाती है और उसे फिर पढ़वाया जाता है। चूँकि वो उर्दू में लिखी हुई थी, तो उर्दू के पढ़ने वालों से वो खत पढ़वाया जाता है, तो पता चलता है कि रविंद्र कौशिक साहब पाकिस्तान जेल में एक कैदी के रूप में और जिनको फांसी हो चुकी है। परिवार के लोग भारत सरकार और रक्षा सचिव से मिलते हैं, से गुहार लगाई जाती है, परंतु सरकार उसे पहचानने से इनकार कर देती है या किसी प्रकार से कोई मदद नहीं की। उनकी देशभक्ति का क्या सिला दिया देश ने, जिस देश के लिए रविंद्र कुर्बान हो चला था। एक खत में अपने दर्द को बयां करते हुए लिखते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी देशभक्ति का सिला मुझे ऐसे मिलेगी। अगर मैं अमेरिका का एजेंट होता तो मुझे अमेरिका 3 दिनों में यहाँ से छुड़ा कर ले जाता, लेकिन यहाँ मैं वर्षों से पड़ा हूँ और मेरी ही सरकार मेरी सुन न रही है। शायद मैं उनका कुछ काम का नहीं रहा, लेकिन मैं जो वादा किया था कभी नहीं तोड़ूंगा। आज तक मैंने कोई राज नहीं उगले हैं, ना आगे बताऊंगा, पहले ही जान दे दो। दोस्तों, इस तरह से उनके खत में उनकी दर्द छिपा हुआ था और सरकार से शिकायत भी छिपा हुआ था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में फांसी के खिलाफ अपील भी हुई और दोस्तों, फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। लेकिन टार्चर का दौर चलता रहा। बहुत दिनों तक भूखा प्यासा रखना और घोर यातना की वजह से उन्हें टीबी जैसी गंभीर बीमारी हो गई और इसका इलाज उन दिनों पाकिस्तान में नहीं था। सांस लेने में तकलीफ होने लगी और हृदय का भी बीमारी हो गया। दोस्तों, 16 वर्ष तक कठिन तकलीफ झेलते हुए रविंद्र कौशिक साहब ने पाकिस्तानी सलाखों में बिताई। और दोस्तों, यातना के इस जुल्म सितम को सहते हुए और बीमारी से लड़ते लड़ते 16 वर्ष पश्चात रविंद्र कौशिक साहब नवंबर 2000 अपने इस दुनिया को, अपनी जीवन यात्रा को विराम दे देते हैं। और चूँकि वह पाकिस्तान में
एक मुसलमान की तरह रह रहे थे, जिसके कारण उसे मुस्लिम रीति रिवाज से मुल्तान जेल के पीछे ही दफना दिया गया। दोस्तों, एक 23 वर्ष का युवा अपने अरमानों को, अपने सपनों को देश के प्रति न्यौछावर कर दिया, अपनी सारी खुशियां त्याग दी और मौत के मुंह में जा घुसा। ऐसी ही देशभक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता हुआ रविंद्र कौशिक साहब की यह कहानी है। दोस्तों, इस देश की मिट्टी से अनन्य प्रेम करता था रविंद्र कौशिक, परंतु इस देश की मिट्टी उसे नसीब नहीं हुई, ना यह देश उनके सम्मुख खड़ा हो सका। किसी पर एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारे सिस्टम पर, और यह एक देशभक्ति की कहानी ही नहीं परंतु मायूस करने वाली कहानी भी है। इनके देशभक्ति को उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सराहा और सराहते हुए उनको ब्लैक टाइगर की उपाधि भी दिया था, परंतु सरकारें आती गई जाती गई, रविंद्र कौशिक के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दोस्तों, यह कहानी अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।